हैव यू एवर फेल्ट कि चौसर समझ ही नहीं आता? लाइक इट जस्ट फील्स कंफ्यूजिंग फॉर नो रीज़न। तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जॉफ्री चौसर कौन थे, जनरल प्रोलॉग क्या है और ये कैंटरबरी टेल्स क्या होता है इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वेलकम टू द लिटरेचर गाइड एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इमेजिन करेंगे हम लोग। इमेजिन एक लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जो लंदन से कैंटरबरी जा रहा है। ठीक है, लंदन से कैंटरबरी वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत बड़ी जर्नी है, ठीक है, लॉन्ग जर्नी है। तो टाइम पास के लिए उन्होंने सोचा कि चलो हम सारे जा रहे हैं ना, तो हम हर एक बंदा एक स्टोरी बताएगा अपनी साइड से, ठीक है। एंड दैट इज़ इट, यही है हमारी कैंटरबरी टेल्स। एक ग्रुप होता है पिलग्रिम्स का जो लंदन से कैंटरबरी को ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड वही लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं एक एक करके अपने साइड से एंड उसे बोलते हैं हम लोग कैंटरबरी टेल्स। तो हम लोग शुरू करते हैं अब अगले टॉपिक से, जो है कि चौसर कौन थे। अब यहाँ पे आता है चौसर। तो चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, बट क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लिटरेचर हुआ करता था वो या तो फ्रेंच में होता था या वो लैटिन में होता था। तो जो लिखा जाता था, ठीक है, तो जो कॉमन लोग होते थे उन्हें ये समझ नहीं आता था कि भाई इसमें लिखा क्या हुआ है। तो जो जॉफ्री चौसर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश का यूज़ किया उसे फ्रेंच या फिर लैटिन से, ठीक है, ट्रांसलेट करने का। तो उन्होंने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया एंड हेंस उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टाइटल मिल गया, क्योंकि उन्होंने ये जो पोम्स थी वो कॉमन लोगों तक बहुत ही सिंपल इजी वे में और आसान लैंग्वेज में पहुंचा दी। तो अब हम लोग जॉफ्री चौसर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो वो उनका बर्थ हुआ था 1340 लंदन में, ठीक है। उनकी फैमिली ओरिजिनली बिलोंग थी वाइन मर्चेंट्स के बैकग्राउंड से, बट उनके जो फादर एंड ग्रैंडफादर थे वो किंग के लिए काम करते थे, टैक्स कलेक्ट करने का। तो हमें उनके चाइल्डहुड के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता, बट क्योंकि वो किंग के लिए काम करते थे उनके पापा और दादा, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिली होगी। जो चौसर थे उन्होंने एज अ हेल्पर नोबल हाउस होल्ड में अपना काम शुरू किया था, जहाँ से उन्हें 3 चीज़ें सीखने को मिली: गुड मैनर्स, एटिकेट्स, मिलिट्री ट्रेनिंग और म्यूज़िक एंड लैंग्वेजेस के बारे में, जो है हमारी इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो उन्होंने इसी का यूज़ करके फ्रेंच से इंग्लिश में पोम्स को ट्रांसलेट करके ये टाइटल अपने अपने आप में कन्वर्ट कर लिया। देन उन्होंने क्या बोलते हैं, जो चौसर थे ये तो उनकी पर्सनल लाइफ हो गई, राइट। अब हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे। तो जो चौसर थे वो 3 किंग के लिए, अलग अलग किंग के लिए काम कर चुके थे, और जिनसे उनकी शादी हुई थी फिलिपा रोड से, वो कनेक्टेड थी क्वीन से। तो उनसे इससे उन्हें कोर्ट में काफ़ी हेल्प मिली थी कि कभी जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो जो किंग्स वगैरह थे वो उनकी हेल्प करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी पोजीशंस भी हेल्ड किए, जैसे जस्टिस ऑफ पीस फॉर कैंट, नाइट ऑफ द शायर, सब फॉरेस्टर, एसेट्रा एसेट्रा। नॉट टू इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज एक्चुअली। तो ये उनके बारे में था। एंड उनकी डेथ हुई थी 1400 में एंड उनको बरी किया गया था वेस्टमिंस्टर एबी में। तो ये हमारे जॉफर का थोड़ा पर्सनल हो गया कि उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, वो कहाँ पे बरी करे गए थे, उनका चाइल्डहुड कैसा रहा, ठीक है, उन्होंने किंग के लिए कैसे काम किया। फिर आते हैं हम मेन पार्ट पे, जो है उनका लिटरेरी वर्क। तो जैसा कि मैंने बताया, उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टाइटल मिला था। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंच पोम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे और अपनी पोम्स भी लिखते थे। इन पोम्स में ना कुछ थीम्स होते थे जो हमें देखने को मिलते थे, जैसे फेमिनिज़्म। लाइक उस टाइम पे तो इतना नहीं चलता था, बट यहाँ पे अर्ली फेमिनिज़्म देखने को मिला। आयरनी, जो कि हमारा सरकाज़म हो गया, ये सब उनकी पोम्स में। और ह्यूमन बिहेवियर, ये सब हमें देखने को मिलता था उनकी पोम्स में उस टाइम पे, ठीक है। देन मूविंग ऑन, उनका जो स्टाइल एंड विजन था, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला। उनकी पोम्स ईजी होती थी, ह्यूमर, आयरनी, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का यूज़ हुआ करता था। वो
एवरीडे पीपल को दिखाते थे, बस किंग्स एंड हीरोज़ को नहीं दिखाते थे। उनकी पोम्स में अर्ली फेमिनिस्ट आइडियाज़ भी देखने को मिलते थे। एंड मेन चीज़ है कि वो ह्यूमन फ्लॉज भी दिखाते थे कि ह्यूमन्स की गलतियाँ, उनका गिल्ट, वो सब ह्यूमन को परफेक्टली पोर्ट्रे करते थे, बस उनकी अच्छी साइड नहीं बट उनकी बुरी साइड भी दिखा के। तो अब हम लोग नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो चौसर थे ना वो रियल लोगों के बारे में बहुत लिखते थे, अपनी सोसाइटी से इंस्पायर होकर वो बहुत लिखते थे। तो 14th सेंचुरी पे जो सोसाइटी थी उस टाइम पे कैपिटलिज्म काफ़ी बढ़ रहा था, मतलब कि ज़्यादा टाउन हो गए, ठीक है। अगले आसपास वाले देशों के साथ लड़ाई चल रही थी जिसमें वो कभी जीतते थे या कभी हार जाते थे, ये तो चलता रहता है। फिर हमारा 1381 में आता है एक एक्चुअली ब्लैक डेथ हुआ था। ब्लैक डेथ ने काफ़ी लोगों को मार दिया था। तो अब क्या हो गया था, अब यहाँ पे काम था बट काम करने के लिए लोग बहुत कम थे। तो क्या किया, जो लेबर थे अब उन्होंने कहा अब क्या बोलते हैं, काम तो ज़्यादा है, हम लोग तो कम हैं, तो अगर हमने भी काम छोड़ दिया तो इनका काम चलेगा कैसे। तो इन्होंने ना हाई सैलरी की डिमांड करना शुरू कर दी, जिससे पीजेंट्स का रिवोल्ट हो गया। देन हमारा चर्च के बारे में हमें बताया जाता है कि चर्चेस करप्ट होने लग गए थे। ये हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जनरल प्रोलॉग में भी हमें बताया गया है ग्रीडी प्रीस्ट एंड मंक्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये हमारे जनरल प्रोलॉग और काफ़ी सारे चौसर के अलग अलग कामों को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये लाइन हम लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि चौसर लिव्ड इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, worked for kings, wrote in English about real people, and used humor to show human flaws, making him the father of English poetry. अब हम आते हैं, चौसर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब आते हैं मेन पार्ट पे जो कि है हमारा जनरल प्रोलॉग। तो अगर सिंपल वर्ड में समझाएं तो जनरल प्रोलॉग एक इंट्रोडक्शन है। ये क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है कैंटरबरी टेल्स के लिए। तो यहाँ चौसर हमें बताते हैं कि ये पिलग्रिम्स कौन हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका प्रोफेशन कैसा है। तो बेसिकली वो बस सारे जो हमारे कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर्स होते हैं उनका हमें इंट्रो दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो फिर जो चौसर थे उन्होंने कैंटरबरी टेल्स का प्लान 1386 में उन्होंने अडाप्ट किया था, फिर उसे लिखा लाइकली 1387 में था। फिर जो उनकी कुछ और टेल्स थी जो 1394 तक एक्सटेंड हो गया लिखते लिखते। ओके, तो इसमें हम अब चलो कुछ विजुअलाइज करते हैं। इमेजिन करने का ट्राई करो, एक नाइट है जो कि नोबल और ब्रेव है, एक मंक है जो जिससे एक्सपेक्टेशन है कि वो रिलीजियस हो बट वो एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। देन एक मर्चेंट है जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। तो ये हमें क्या शो कर रहे हैं, ये हमें हर कैरेक्टर सोसाइटी का एक पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ना सोशल स्ट्रक्चर इस स्टोरी में कैंटरबरी टेल्स में काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। तो यहाँ पे 3 क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमारे नोबल लोग आ जाते हैं, नोबल्स एंड नाइट। सेकंड में हमारे क्लर्कीज, मंक्स आ जाते हैं। थर्ड में हमारे मर्चेंट्स आ जाते हैं। तो ये सोसाइटी के ना अलग अलग पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में बस इतना ही जान लो कि सोशल स्ट्रक्चर इसमें वो था जब वो सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फ्रेम नैरेटिव। फ्रेम नैरेटिव क्या है, आपने कभी स्टोरी के अंदर स्टोरी देखी है? दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। जो कैंटरबरी टेल्स है, चौसर क्या कर रहे हैं, वो हमें एक स्टोरी ही तो बता रहे हैं, बट कैंटरबरी टेल्स में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी स्टोरी ही बता रहे हैं। तो मेन स्टोरी है जर्नी की और उसके अंदर हर पिलग्रिम अपनी स्टोरी बताता है। तो जो एक जर्नी होती है ना, जो हमारी जर्नी होती है वो एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि हम बोलते हैं फ्रेमवर्क और फ्रेम नैरेटिव या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर। काफ़ी नाम है बट हम इसे फ्रेम नैरेटिव ही कहेंगे। फ्रेम नैरेटिव मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी बताना। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझ लो।
और जब हम लोग लाइक एक्चुअल स्टोरी को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, तो हमें ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है। सोशल स्ट्रक्चर वही कि जब हमें 14th सेंचुरी में अलग अलग टाइप की सोसाइटी दिखाई गई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फ्रेम नैरेटिव मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी दिखाना। देन आता है क्रिटिसिज्म, स्पेशली रिलीजियस कैरेक्टर्स जो लोग मोरली करेक्ट होने चाहिए, जब वही करप्ट और ग्रीडी दिखाए गए हैं तो वो इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी सोसाइटी। जो पिलग्रिम्स होते हैं वो लाइक काफ़ी अलग अलग लोगों के लाइक ग्रुप कंसिस्ट करता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मंक है, कोई नाइट है, तो कोई स्क्वायर है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। और जो कैंटरबरी टेल्स होती है उसमें चौसर खुद को भी एज अ पिलग्रिम ही पोर्ट्रे करते हैं, जो स्टेइंग एट द टवार्ड इन साउथवॉक, यहाँ पे वो रह रहे होते हैं और यहाँ से वो अपनी कैंटरबरी की जर्नी शुरू करते हैं अलॉन्ग विद अदर 29 अदर पिलग्रिम्स। एंड इसी बात पे वो डिसाइड करते हैं कि वो सारे 29 पिलग्रिम्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे थॉरली। ठीक है, फिर हमारा इसी में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जो कि है हमारा रियलिज़म। जब वो कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं तो वो उनके फ्लॉज भी बताते हैं, वो उनकी बुराइयां भी बताते हैं, नॉट जस्ट द गुड पार्ट्स। तो इससे वो रियलिज़म का भी यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है प्लान ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। तो एट द बिगनिंग चौसर सेज कि वो हर पिलग्रिम को एक अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड प्लान डिस्क्राइब करेंगे, बट लेटर ये प्लान चेंज हो जाता है क्योंकि वो कुछ लोगों को काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ को छोटा, कुछ में बड़ी क्वालिटीज़, कुछ में कम क्वालिटीज़। तो ये प्लान हमारा चेंज हो जाता है। देन कम्स द वेरी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द जनरल प्रोलॉग। तो ये जो हमारी ओपनिंग लाइन्स होती हैं ना, ये डिस्क्राइब करती हैं अराइवल ऑफ स्प्रिंग। तो वो एक ऐसा ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट करते हैं जिसमें अप्रैल आ जाता है, ताज़ी हवा होती है, नए प्लांट्स होते हैं और बर्ड्स का नगारी होती हैं। At first, this description may seem completely original, but ये actually एक traditional literary convention है जिसमें लोग spring के arrival का use करते हैं किसी story को start करने के लिए या फिर किसी के new growth को represent करने के लिए। तो although his ideas and images are similar, but ये तो काफ़ी लोगों ने भी किया हुआ है। तो चौसर ने ऐसा क्या किया जिससे उनका ये वाला description बाकी सबसे एकदम हट के बन गया। तो ये होता है कि उनके वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मूथली एंड नेचुरली फ्लो करते हैं, जिससे वो सिंपल लगते हैं। ठीक है, उनकी राइमिंग फोर्स्ड नहीं लगती बट नेचुरल फील होती है। वो मीनिंग्स को क्लियरली बताते हैं एंड वो एक क्लियर कॉज एंड इफेक्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं कि जब नेचर चेंज होता है स्प्रिंग के साथ, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो एज नेचर कम्स अलाइव, पीपल फील इंस्पायर्ड टू गो ऑन पिलग्रिमेजेस। इसमें द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज द रीबर्थ एंड रिन्यूअल ब्रॉट बाय स्प्रिंग। तो जब हमारा स्प्रिंग आता है तो सब चीज़ें न्यू ग्रो करती हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली वो जो बता रहे हैं यहाँ पे कि न्यू स्प्रिंग आया है तो लोगों को भी अंदर से न्यू ग्रोथ का फील हो रहा है एंड हेंस वो लोग पिलग्रिमेज पे जाने का डिसाइड करते हैं। हियर इट इज़, all the images, April showers, warm winds, young sun and singing birds suggest life returning after the deadness of winter. ये हम आगे अच्छे से क्लियर डेप्थ में कवर करेंगे when we actually start with the general prologue. Okay, then the characterization we have already discussed कि वो कैसे characters को describe करते हैं, किस किस way में. And then comes the irony in the Canterbury Tales. तो जैसे मैंने बताया चौसर अपने वर्क्स में आयरनी का काफ़ी तरह से यूज़ करते हैं। ये भी हम आगे वाले वीडियोस में जाके समझेंगे कि वो किस तरह से आयरनी का यूज़ करते हैं इन द जनरल प्रोलॉग एंड द कैंटरबरी टेल्स एंड कैसे वो इफ़ेक्ट करती है स्टोरी को। इधर एक नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बट देयर हैज़ बीन अ डिबेट। लाइक ऐसा माना जाता है कि पहले उनका डिबेट होता है कि एक्चुअल में पिलग्रिम्स कितने थे स्टोरी में। तो चौसर कहते हैं शुरू में कि जो प्रायरस होती है एक, वो 3 प्रीस्ट के साथ अकम्पनीड होती है, बट लेटर उनका चेंज हो जाता है कि कितने प्रीस्ट थे। तो देयर हैज़ बीन अ डिबेट कि एक्चुअल में कितने नंबर थे वो किसी को नहीं पता।
ठीक है। So the general prologue to the Canterbury Tales represents a lively picture of 14th century. तो जो जनरल प्रोलॉग है वो 14th सेंचुरी का पिक्चर बताता है कि उस टाइम कैपिटलिज्म बड़ा था, टाउन्स आ गए थे, चर्चेस करप्ट हो गए थे, मंक्स एंड प्रीस्ट वगैरह ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवोल्ट हो गया था, ब्लैक डेथ हुई थी। तो वो अपना रियलिस्टिक एंड विविड कैरेक्टराइजेशन को यूज़ करके हर एक पिलग्रिम को मेमोरेबल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एंड आफ्टर द जनरल प्रोलॉग देयर कम्स द पार्टनर्स टेल, जो हमारे सिलेबस में है। तो ये हमारा लाइक एक एग्जाम्पल है ऑफ चॉसर्स अमेजिंग स्टोरी टेलिंग स्किल्स, जिसमें वो काफ़ी मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे ग्रीड, डेथ, रिलीजन, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एंड अभी के लिए आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि चॉसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेम नेटवर्क क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, रियलिज्म एंड कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, यही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द जनरल प्रोलॉग। अगर अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियोस में हम कैरेक्टर्स और थीम्स डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ऑलराइट, if this helped you, don't forget to subscribe to the literature guide, and thank you so much for watching. Let's wait for the next video.